नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार का शाही चार्टर प्राप्त किया। इस कंपनी ने पलासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में अपनी जड़ें गहरी कर ली और इसी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार एक अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस अधिनियम को पारित किए जाने के कारण क्या थे। हम जानेंगे हर लिहाज से इसके प्रमुख प्रावधानों को, चर्चा करेंगे अधिनियम के महत्व पर, फिर देखेंगे इस अधिनियम की सीमाएं और अंत में हम चर्चा करेंगे इन्हीं सीमाओं को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अधिनियम को पारित किए जाने के कारणों पर। सबसे पहला कारण, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और महारानी ने शाही चार्टर जारी किया था, तो उसमें निर्धारित था कि कंपनी जितना व्यापार करेगी उसका 6% रॉयल्टी के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना होगा। कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी, पर कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। यहाँ जो अधिकारी और कर्मचारी कार्य कर रहे थे वो तो लाभ कमा रहे थे, इसके विपरीत कंपनी को लगातार घाटा दिखाया जा रहा था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना घाटा दिखा दिया गया था कि इसको दूर करने के लिए इसने ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड का ऋण मांग लिया था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इस बात पर नज़र गड़ाए हुए थी कि कंपनी तो लगातार घाटे में दिखाई जा रही है, पर वहीं कंपनी में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी जब इंग्लैंड में आकर बसते हैं, उनका ठाट बाट यहाँ काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी से बहुत अच्छा होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये निर्णय लिया कि अगर सरकार की आय बढ़ानी है और इस भ्रष्टाचार को रोकना है तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाना आवश्यक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया गया, जिसमें कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया। इनमें से पहला प्रावधान था, अब तक जो कंपनी का गवर्नर था और जिसे बंगाल का गवर्नर भी कहा जाता था, उसका नाम बदलकर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और ये कहा गया कि उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद होगी। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का उस दौरान गवर्नर था और इसे ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा सकता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। 4 सदस्य कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बरवेल। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी विधेयक कानून बनना था तो इस पर निर्णय बहुमत से ही होता था। मतलब स्थिति ऐसी थी कि ये गवर्नर जनरल था बंगाल का और 4 सदस्य सहायता में कुछ इस प्रकार होते थे। अगर एक्स विधेयक पारित होना है तो 3 सदस्यों का बहुमत यहाँ आवश्यक होता था, जिनमें 2 तो ये रहे और या एक ऐसा रहे या फिर गवर्नर जनरल के साथ में रहे, तो 2 इस प्रकार से रहे। अर्थात कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल का जो मत था वो एक सदस्य के मत के बराबर हुआ करता था। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे और इन 24 सदस्यों का जो ऑफिस था वो लंदन में ही हुआ करता था। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव होता था, इसमें वो लोग भाग लिया करते थे जिनके पास कंपनी के 1000 पाउंड के शेयर हुआ करते थे। यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का शासन चलाने के लिए कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति किया करता था। मद्रास और बम्बई, ये भी कंपनी के पास प्रेसिडेंसी बनी हुई थी। एक तो बंगाल थी, बम्बई थी, मद्रास थी। अब यहाँ वाली जो स्थिति है, यहाँ का तो जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, यहाँ भी तो गवर्नर होंगे। कहा कि यहाँ गवर्नर की नियुक्ति होगी और इनकी देखरेख बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा। हालांकि कंट्रोल का अधिकार नहीं था, केवल देखरेख का ही अधिकार प्रदान किया गया था।
ये व्यवस्था की गई कि एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1774 में इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया और जिसके मुख्य न्यायाधीश बने इलिजाह इप्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कार्यरत कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति से कोई दान नहीं लेंगे, कोई पारितोषिक नहीं लेंगे, कोई रिश्वत नहीं लेंगे। अर्थात इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी में ईमानदार शासक का चरित्र बनाने की भी कोशिश की गई। इस अधिनियम के कुछ महत्व भी हैं। देखिए, सबसे पहला महत्व है कि यह प्रथम लिखित नियंत्रण था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी पर लगाया था। दूसरा, यह ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रशासनिक तंत्र को केंद्रित करने का पहला प्रयास था। इसमें तमाम शक्तियों का स्रोत बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया था। अधिनियम ने कंपनी के मनमाने शासन के स्थान पर भारत में ब्रिटिश कब्जे के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया था और गवर्नर जनरल को निरंकुश बनाने के लिए ये प्रणाली भी शुरू की गई थी कि अगर विधेयक पारित होगा तो बहुमत से ही होगा, अर्थात गवर्नर जनरल का मत एक काउंसिल में अन्य सदस्यों के मत के बराबर हुआ करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और इस तरह हम कह सकते हैं कि देश में आधुनिक संवैधानिक इतिहास चिन्हित हुआ था। देखिए, सबसे पहली बात क्या थी इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, परंतु उन प्रावधानों में कुछ सीमाएं भी थी जिनको जानना आवश्यक है। सबसे पहला सीमा हम देखते हैं कि इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, पर यह अधिनियम भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में असफल रहा था। दूसरा, अगर गवर्नर जनरल कोई भी विषय पर कानून बनाना चाहता था तो उसका और उसके परिषद का विवाद हो जाता था, क्योंकि उसका जो मत था वो किसी अन्य सदस्य के मत के बराबर ही रहता था। अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से कोई विधेयक पारित नहीं कर पाता था, तो ये इसकी दूसरी सीमा थी। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन अवश्य किया गया था, परंतु इसके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट नहीं किया गया था। कहा गया था होगा, पर किसके लिए न्याय करेगा, किसके लिए न्याय नहीं करेगा, तो सब झोल झपाटा था, कुछ स्पष्ट नहीं था। तो इन्हीं को दूर करने के लिए 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक संशोधनात्मक अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसमें कंपनी के भ्रष्टाचार और जो गवर्नर का उसकी काउंसिल में विवाद था इसको तो ध्यान में नहीं रखा गया, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अच्छे से स्पष्ट कर दिया गया। ये कहा गया कि कंपनी के पदाधिकारियों पर शासकीय कार्यों के लिए कोई भी वाद दायर नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपने पद पर रहते हुए कंपनी के लिए कोई कार्य करता है तो उस संबंध में उस पर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया कि कलकत्ता के सभी निवासी सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पा सकेंगे और ये भी कहा कि कलकत्ता के बाहर के लोग भी सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पा सकेंगे, बशर्ते उनके लिए वादी और प्रतिवादी दोनों का सहमत होना आवश्यक होगा। वादी से मतलब होता है जो पेटिशनर होता है, मतलब जो वाद दाखिल करता है, और प्रतिवादी का मतलब होता है जिस पर वाद कायम होता है। भारतीयों पर कार्रवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक हित सुरक्षित हैं। उम्मीद है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आया होगा। इस संबंध में आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन लाया गया? 4 विकल्प दिए हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।